हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है और भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दूसरों की भाषा, दूसरों की बातों को, दूसरों के मन की इच्छाओं को सुनते हैं और अपनी मन की बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भावों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वही भाषा है। तो भाषा वास्तव में वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे ये देखिए, ये परिभाषा है भाषा की। भाषा वह साधन है, ये भाषा की परिभाषा है। भाषा की परिभाषा है ये। भाषा की परिभाषा इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा जैसे कौन कौन अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेज़ी बोलता है, कोई सिंधी, कोई पंजाबी। तो इस तरह से अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा के कई रूप हैं। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। भाषा के दो मुख्य प्रकार हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये सुन रहे हैं हम लोग, आप हमारी बात सुन रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे तो आपकी बात हम सुनेंगे। तो ये जो साधन है वह है मौखिक साधन। ठीक है। तो इसे मौखिक भाषा कहेंगे। और जब हम ये आपका पूरा लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये है लिखित। ठीक है। लिखित रूप में अगर हम कुछ बात कहें, जैसे पत्र लिख करके अगर कुछ बात करते हैं, तो वह है क्या है, वह लिखित भाषा। तो इस तरह से भाषा के कितने प्रकार हुए। भाषा के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है वह उसको कथित भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा को कथित भाषा कहते हैं। जब हम मन के विचार या भावों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, वह भाषा का लिखित रूप है। भाषा को हम जब अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसको कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे कि हम आपस में बातचीत करते हैं, वह मौखिक भाषा है। फिर नेताजी यदि भाषण दे रहे हैं, वह मौखिक भाषा है। या दादा दादी, मम्मी पापा जो बात कर रहे हैं, वो मौखिक भाषा है। या हम टेलीफोन में किसी से बात करते हैं या मोबाइल में बात करते हैं, वह मौखिक भाषा है। तो आपस में बातचीत करने का जो साधन है, आपस में जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसको भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब लिखित भाषा। ठीक है। अब लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा में जब हम अपने भावों या विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को लिख कर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। किसी को जैसे पत्र लिख रहे हैं या परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, ये क्या हो गई, लिखित भाषा।
अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो सुनकर हम समझते हैं, जो सुनकर हम समझते हैं वह वह मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, लिखित भाषा को हम पढ़ भी सकते हैं। तो हमारे पास हमको ये जानना होगा कि भाषा के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा है और दूसरा प्रकार है लिखित भाषा का। अब हम ये जानते हैं कि भाषा के संकेतों को भी एक दूसरा रूप, एक रूप कहा जाता है, एक भाषा का और भी प्रकार माना जाता है, जो कि जिसे कि हम संकेतों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसको जो है वो कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। संकेतों के माध्यम से, जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो हाथ दिखाता है, रुकने का कहता है। वैसे अब धीरे धीरे ट्रैफिक पुलिस का भी प्रचलन तो कम हो गया है। तो जहाँ पे केवल जो है इशारों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वो सांकेतिक भाषा है। पर मुख्य प्रकार के रूप में हम केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा को ही जानते हैं, ठीक है। भाषा के तीसरा जो स्वरूप है यानी सांकेतिक भाषा, उसको हम विशेष रूप से उसका कोई उतना महत्व नहीं है। अब हम जानते हैं कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, अपने घर में जो उसके माँ पिताजी या जो पारिवारिक लोग बोलते हैं और उसको वो जो सीखता है, वह उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे किसी के घर में अगर हिंदी बोलने वाले हैं तो हिंदी उसकी मातृभाषा है, अगर अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं तो वो अंग्रेज़ी उसकी मातृभाषा है, यदि कन्नड़ बोलने वाले हैं तो कन्नड़ मातृभाषा है, हाँ, पंजाबी बोलने वाले हैं तो पंजाबी मातृभाषा है। तो इस तरह से अपने पारिवारिक माहौल में बच्चा जब जन्म से लेकर बड़े होने तक जो भाषा सुनता है और जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा क्या होती है? परिवार में जन्म लेने से बड़े होने तक जो भाषा बच्चा सुनता है और उस भाषा की नकल करता है और उसको सीखता है, वह भाषा क्या है? मातृभाषा। अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के लोग करते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के लोग करते हैं। जैसे भारत में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और दूसरे देशों में जो देश हैं, जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग देशों की राष्ट्रीय भाषा अपनी अपनी होती है। अब हम जानते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? ठीक है, बोली क्या है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। माने क्षेत्र विशेष में जो भाषा, जो बोलने का जो माध्यम है, विभिन्न भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अपने भावों को अलग अलग रूप में अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं। तो वो जो है वहाँ की बोली कही जाएगी। तो बोली केवल बोलचाल की भाषा होती है, वह लिखने में प्रयोग नहीं की जाती है। बोली जो है केवल बोलचाल की ही भाषा होती है, उसका प्रयोग लिखने में नहीं करते हैं। जैसे हरियाणा की बोली है हरियाणवी, ठीक है, और राजस्थान की बोली है मारवाड़ी। पहाड़ी क्षेत्रों की बोली जैसे गढ़वाल की गढ़वाली। तो इस प्रकार क्षेत्र विशेष की भाषा को हम बोली कहते हैं। अब हम आइए जानते हैं लिपि के बारे में। आइए हम अब लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या है? जब हम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हमें लिखना होता है, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, उन ध्वनियों को, उन शब्दों को प्रयोग रूप में जब हम लिखते हैं
जब उनको हम लिखने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, पर मतलब हम बोल सकते हैं, पर उनको बिना चिन्ह के, बिना ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह यदि नहीं हो तो उनको हम लिखित रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, परंतु इन ध्वनियों और शब्दों का कोई आकार नहीं होता। इन्हें सुनकर ही हम वक्ता जो है, इन्हें सुनकर जो वक्ता कहता है श्रोता उसको समझ लेता है। परंतु जब हम अपने दूर बैठे किसी व्यक्ति को कुछ कहना चाहते हैं, तो अपने मन की विचारों से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको हमें लिख कर देना होता है। तो उन ध्वनियों और शब्दों को लिखित रूप में जब देना ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम दूर बैठे लोगों से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो हमको लिखित रूप में ही उन्हें देना होगा। तो ये जो लिखित रूप में हम देंगे तो उसी को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा इस प्रकार है। लिपि मुख से उच्चरित, मुख से, यहाँ पे से छूट गया है, मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है। मुख से उच्चरित ध्वनियों को मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। यानी कि विचारों को जो लिखित रूप में मतलब लिखित रूप में हम जिन विचारों के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हैं, लिखित रूप में उसको व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जो हम जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। अब सभी भाषा की लिपियां अलग अलग होती हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां यहाँ हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि होती है। आपको हम बता दें कि किस भाषा की किस लिपि होती है। आप यहाँ देखिए कि लिपि जो है हर भाषा की अलग अलग होती है। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन। इसके पश्चात पंजाबी की लिपि जो है वह गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो इस तरह से हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है और उस लिपि में ही वह भाषा लिखी जाती है। यानी मन के विचारों को लिखने का जो माध्यम है, जो मन के विचारों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वह है लिपि। अब उर्दू का आप देखिए, उर्दू की लिपि है फारसी। ठीक है, उर्दू की लिपि क्या है? फारसी लिपि। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेज़ी की रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि और उर्दू की फारसी लिपि। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। ठीक है, अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप की जानकारी, शुद्ध प्रयोग करने का तरीका या ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा
के शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग, शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी भाषा हो, भाषा का जो वो है, भाषा का जो स्वरूप है उसका शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। और यह शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उस भाषा का व्याकरण जानना आवश्यक है। बिना भाषा के व्याकरण की जानकारी, बिना व्याकरण के जानकारी की भाषा का शुद्ध रूप हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें उसके व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। अब देखिए, व्याकरण के विभाग अलग अलग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के मुख्य तीन, व्याकरण को जो है हम मुख्य तीन रूप से उनकी तीन इकाइयां हैं, तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला विभाग है वर्ण। वर्ण में आप जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि वर्ण आएंगे। और शब्द में पुस्तक, कलम, दवात, शेर, भालू, लड़की आदि शब्द जो है वो शब्द के अंतर्गत आएंगे। और वाक्य में जैसे कि मोहन विद्यालय जा रहा है। तो इस तरह से व्याकरण के तीन विभाग हैं। पहला है वर्ण विभाग, वर्ण विचार, और दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? सबसे पहले वर्ण विचार, व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के आकार एवं उनके वर्गीकरण व उच्चारण पर विचार किया जाता है। जो पहला विभाग है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार में इन वर्णों के जो वर्गीकरण है, वर्णों के बारे में, वर्णों के आकार, उनके वर्गीकरण और उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। अब दूसरा विभाग है शब्द विचार। दूसरा विभाग क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत व्याकरण के इसमें जो शब्द के स्वरूप हैं उनके भेद, लिंग, वचन और रचना आदि से संबंधित जो है विभाग है उन पर विचार किया जाता है। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, उनके भेद, लिंग, वचन, स्वरूप, रचना आदि पर विचार किया जाता है। अब तीसरा विभाग। तीसरा विभाग क्या है? तीसरा विभाग है वाक्य विचार। तीसरा विभाग क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या है कि व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्यों के भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में व्याकरण विचार, जो वाक्य विचार है तीसरा प्रकार, इसमें व्याकरण के ये विभाग है, इस विभाग के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भेद और वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर हम विचार करते हैं। अब है साहित्य। ठीक है, साहित्य।
किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य के दो रूप हैं, ठीक है। साहित्य के दो रूप हैं मुख्य रूप से, एक है गद्य साहित्य, दूसरा है पद्य साहित्य। एक है गद्य साहित्य और दूसरा क्या है, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है? अब गद्य साहित्य जैसे कि निबंध है, पत्र है, कहानियाँ हैं, उपन्यास, नाटक आदि जो हैं उनके पर जो विचार व्यक्त किया जाता है या अपनी बात उनमें प्रकट की जाती है, इस रूप में प्रकट की जाती है, तो इसको जो है कहते हैं गद्य साहित्य, ठीक है। निबंध, पत्र, कहानी, नाटक आदि के विचारों को आदि में विचारों को व्यक्त करने के लिए या अपनी बातों को प्रकट करने के लिए जिस ढंग को अपनाया जाता है वह है गद्य साहित्य। अब दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या है? पद्य में कविता है, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं आदि, इन सभी के माध्यम से हम बातों को कहते हैं, वह है पद्य साहित्य। पद्य में दोहे, चौपाई आदि छंदों के माध्यम से जब बात कही जाती है वह है पद्य साहित्य। जैसे आपने आपके इसमें, और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा क्या है कि मानक भाषा एक भाषा जैसे विशाल देश में, जहाँ भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है तथा अनेक बोलियां बोली जाती हैं, लिखित भाषा में विविधता आना स्वाभाविक है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, वहाँ भाषा में विविधता का आना स्वाभाविक है। तो जिसके कारण कुछ वर्णों तथा शब्दों के दो दो रूप दिखने लगते हैं, और ये इसी कारण से कुछ वर्णों या शब्दों के दो दो रूप दिखने लगते हैं। अब इन रूपों में जो शुद्ध रूप है, जो उनको जानने के लिए हमको कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, इसको जानने के लिए मानक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी परिभाषा जानते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा है कि भाषा के में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस मानक स्वरूप को मान्यता मिली है, भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के में एक रूपता लाने के लिए जिस मानक रूप को मान्यता मिली है, मान्यता दी गई है, उसी को भाषा का मानक रूप कहते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि जैसे वो झ वर्ण है, कहीं पे दूसरे ढंग से लिखा रहता है, कहीं से दूसरे ढंग से लिखा रहता है। तो अ ही है, अ वर्ण। अ वर्ण भी पहले कुछ और ढंग से लिखा जाता था, अब उसका रूप कुछ और हो गया है। तो ये मानक, इसके मानक जो रूप है, मानक भाषा का जो स्वरूप है, उसी के कारण संभव हुआ। तो इस प्रकार भाषा, वर्ण, शब्द, भाषा, वर्ण, लिपि, व्याकरण, इन सभी के बारे में आज आपने जाना। अब हम कुछ प्रश्न के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कि कथित भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है कि कथित भाषा किसे कहते हैं? तो जिन भाषाओं मतलब हम जब अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को बोल कर व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? भाषा का कथित रूप। क्या कहते हैं? भाषा का कथित रूप, या इसी को मौखिक भाषा भी कहते हैं। इसे ही मौखिक भाषा भी कहते हैं। लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है। इसका जवाब क्या है
कि जब हम अपने मन की भावों को जो हम बोलते हैं उसको किसी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अंकित करते हैं, लिखते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। माने अपनी बोली गई बातों को जब हम किसी ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। भाषा के आदान प्रदान का माध्यम, भाषा से विचारों का आदान प्रदान किस किस प्रकार से किया जाता है? भाषा से विचारों का आदान प्रदान मुख्य 2 रूपों में किया जाता है। पहला लिखित भाषा और दूसरा पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। संकेतों या ध्वनियों को भाषा क्यों नहीं कहते? संकेतों या ध्वनियों को भाषा इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसका कोई हम वास्तविक मतलब उसका कोई प्रामाणिक रूप नहीं होता है। संसार की में हिंदी भाषा बोलने वाले जो स्थान हैं उनमें मुख्य रूप से भारत में मुख्य रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि भारत जो है और इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि भारत को बहुभाषी देश क्यों कहा गया है? इससे एक प्रश्न ये है कि भारत को बहुभाषी देश क्यों कहा गया है? तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि भारत में अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और इसके कारण यहाँ पे अनेक तरह की भाषा बोली जाती है और बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले यहाँ लोग रहते हैं, इसीलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? ये प्रश्न है। ठीक है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऐसी लिपि का नाम क्या है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है? ऐसी लिपि का नाम क्या है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है? वो है फारसी लिपि। फारसी लिपि। अब आप ये बताइए कि व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर यदि हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है? व्याकरण पढ़ने से क्या है कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भाषा आप जान गए होंगे कि व्याकरण से हमें क्या लाभ है। व्याकरण पढ़ने से हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं, शुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं। भाषा के किसी भी भाषा की जानकारी के लिए यदि हम किसी भी भाषा को अच्छी तरह से जानना चाहें तो उसका व्याकरण जानना आवश्यक है। बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को अच्छे ढंग से नहीं जान सकते। तो इसका उत्तर यही है कि भाषा जो है वह माने भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम उसके शुद्ध स्वरूप को और उसके शुद्ध प्रयोग को करना सीखते हैं। भाषा के कितने विभाग हैं? भाषा के कितने विभाग हैं, ये अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि भाषा के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों पे चर्चा होती है। वर्ण के स्वरूप, वर्ण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं वह वर्ण विभाग के अंतर्गत उसकी चर्चा होती है। शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप की चर्चा करते हैं। व्याकरण का यह विभाग जो है शब्दों के स्वरूप, उसके भेद, लिंग, वचन आदि के बारे में उसमें चर्चा होती है।
और वाक्य विचार विभाग में क्या करते हैं कि वाक्यों के जो ये जो विभाग है इसमें वाक्य की रचना, वाक्य के भेद और वाक्य के विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि पर हम विचार करते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य का विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर जब हम चर्चा करते हैं तो वह वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से व्याकरण के 3 विभाग हैं। पहला वर्ण विभाग, वर्ण विचार, और दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम शब्द पढ़ेंगे। धन्यवाद।